इंडिया के अंदर बहस चली है पाकिस्तान के बारे में। उसमें एक तो ये मामला सामने आया है कि एक आदमी की दरख्वास्त ज़मानत का जो केस है वो 27 बार मुलतवी हुआ। मतलब हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इंडिया जो एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, वो किस तरीके से बंदा देख के बात करती है। तो उसने बंदा देखा कि ये तो जनाब दलित है, मुसलमान है, अक़लियती है, तो इसको तो लटकाए रखो, ज़मानत ही ना लो, सुनो ही मत, केस ही ना सुनो। तो 27 बार मुलतवी होने के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला था तो इंडियन बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते, फटकार लगाई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है। तो जब बेल इज़ राइट है और जो अपना उसकी जेल है वो तो अपना जब तक क्राइम साबित नहीं होगा तो फिर जेल में जाना चाहिए। तो सीबीआई की जो कोर्ट है वो क्यों मतलब इस तरीके से कर रही है। और सीबीआई ने भी उसका केस एक बेगम सा बनाया और केस बड़ा छोटा सा था, धोखाधड़ी का, और 27 बार टाल दिया गया। तो मैंने पीछे जिक्र किया था कि मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि जज जो हैं वो मतलब क्यों इस तरह से करते हैं कि जहाँ अक़लियत के मामलात आते हैं, मतलब जो प्योर हिंदू मीन्स जो उनकी अपना बेल्ट है जिसको वो अपना हिंदू बेल्ट कहते हैं, तो सेंट्रल पंजाब, उसके जब केसेस आते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है, जब दूसरे केसेस आते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है। अभी जो एक केस मैं ज़िक्र करना चाहूँगा इसका अली ऑफ महमूदाबाद का, इस केस में भी यही हुआ। आप देखें कि इस केस में जो दफ़ात लगी वो इतनी सीरियस थी कि जिसमें मतलब कोई भी मुसलमान हो तो वो उसकी 15 साल तक ज़मानत नहीं हो सकती, जैसे अभी महमूदाबाद की ज़मानत नहीं हुई। अच्छा, महमूदाबाद ये कौन है? ये इंडिया के एक राजा थे अमीर मोहम्मद, तो उनके बेटे में अमीर ऑफ महमूदाबाद। तो इन्होंने अपने नाम में महमूदाबाद इसलिए शामिल किया कि इनकी 40 साल तक इन्होंने मुकदमा लड़ा, इनके वालिद ने मुकदमा लड़ा, और अब ये इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जायदादें थीं वहाँ पे महमूदाबाद में, इनकी बड़ी जायदाद थी जिसको इंडिया ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कह के जब्त कर लिया। और इनके जो वालिद थे वो तहरीक पाकिस्तान के बड़े सरगर्म कारकुन थे, कायद आज़म के दस्ते राज थे, और रज़ाकार फोर्स जो कायद आज़म ने बनाई थी वो उनके वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंसर्स में शामिल थे कि वो उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस कर रहे थे। इसलिए ये जो अली हैं इनसे बड़ी तकलीफ़ है इंडिया को कि ये तो उसके बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। और मुस्लिम मीडिया अब ये लिख रहा है कि इनके वालिद ने हिंदुस्तान को तोड़ा था, मतलब पाकिस्तान को बनाया था। तो तोड़ा से मतलब वालिद से मतलब कि इनके वालिद भी उन लोगों में शामिल थे, एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने अपना जिसको कहते हैं ना दामे दर में सुखने हर तरह से मुस्लिम लीग की मदद भी की, कायद आज़म के साथ भी रहे, और फिर वो कायद आज़म के साथ पाकिस्तान भी आए। मतलब उन्होंने 1947 के 13 अगस्त को यहाँ पे हिजरत भी की, 12 अगस्त को, और फिर ईरान चले गए, और ईरान से फिर वो बैरून मुल्क चले गए, पाकिस्तान में नहीं उन्होंने क़याम किया। इसके बाद जो है ना वो फिर इंडिया ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट नाफिज किया 1962 में, और उसके तहत उन्होंने उन तमाम लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जिन पे जो है ना वो जिनके लोग पाकिस्तान आ गए थे या मतलब कहीं और चले गए थे। और उसमें एक ही आदमी था जिसको प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी, 5-6 अरब रुपए उसकी मालियत होगी, उसका नाम है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी के जो वालिद साहब थे वो भी इंडिया में ही थे, और वो बाद में पाकिस्तान आ गए थे। वो पाकिस्तान प्योर पाकिस्तानी थे, उनका जो डेथ है वो पाकिस्तान में हुई थी। लेकिन रुश्दी, इसी तरह के लोग भी पैदा हो ही जाते हैं, हर तरह के लोग पैदा होते हैं, तो वो भी हो गए। तो सलमान रुश्दी को प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के होने के बावजूद। लेकिन इनको ये जो इनके वालिद साहब थे अमीर ऑफ महमूदाबाद, राजा अमीर, तो उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली। उनके बेटों ने उन्होंने 40 साल 50 साल तक मुकदमा लड़ा और वो केस नहीं हुआ। तो बेंच ने ये कहा कि ये गौर ही ना करना, और ये तो बड़ी मतलब अफसोसनाक बात है, ये नाइंसाफ़ी की एक वाज़ेह मिसाल है, और ये ऐसी मिसाल है, ऐसे इक़दाम हैं जिससे इंसान की ज़ाती आज़ादी पर ज़द लगती है। ज़ाती आज़ादी पर ज़द नहीं लगती, ये एक ऐसी, सिर्फ मैं कह रहा हूँ ज़ाती आज़ादी पर ज़द नहीं लगती, ये एक ऐसा मसला है जिससे एक बहुत बड़ी अक़लियत की जो एक जहन है उसको कैद किया जा रहा है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत को मफकूद किया जा रहा है कि वो लिमिटेड सोच रखे। इसमें जो कांत साहब जज हैं, सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये तो डॉग अपना विसल वाली बात है। अब इस पे जो यूनिवर्सिटी के अपने साबिक फारिगुल तहसील हैं, उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये इसमें आपने कुत्ता किसको कहा है,
और कुत्ता जो है वो विसल किसको दे रहा है। मतलब इशारतन उनका ये मामला था कि कुत्ता उन्होंने, माफ़ कीजिएगा मादरत के साथ, कि जो अदालत का मामला है, जो लोग वहाँ पे इसकी तशरीह करें वो ये कि महमूदाबाद को कहा है, और विसल उन जिनको दे रहे हैं वो मुसलमान है कि तुम उठ खड़े हो, ये हो गया तुम्हारे साथ। तो हर चीज़ का वो 1,06,632 से ज़र्ब दे के मैग्नीफाई करके उसका कोई नतीजा निकालते हैं इंडिया के जो आरएसएस के पैरोकार हैं, उनकी ट्रेनिंग ही है। तो और उसके बाद वो उसको मैग्नीफाई करके तो उसको नाफिज कर रहे थे पूरी एक नस्ल पे या पूरे एक रंग पर, एक कौम पर, एक पूरी अपना सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से पे। तो ये जो मामला है महमूदाबाद का, इसी हवाले से भी अदालत ने जो फैसले दिए हैं उसको आज़ादी राय के शदीद मुनाफी तस्वुर किया जा रहा है, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अक़लियत के बारे में उसको घुटन का शिकार करने के मुतरादिफ है, उसको उसकी सोचने समझने की सलाहियतों को रोकने के मुतरादिफ है। क्योंकि एक तरफ तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को, जो उनका एक वज़ीर है मध्य प्रदेश का, उसको तो ना तो गिरफ़्तार करने की इजाज़त दी, दफ़ात और शिकें जिसको धाराएं कहते हैं वो वही हैं जो अली ख़ान महमूदाबाद पर हैं, दोनों पर एक ही तरह की शिकें हैं। वो खुले फिर हैं, स्टेट ने उसको गिरफ़्तार ही नहीं किया, पहले तो कह दिया कोई एप्लीकेशन ही नहीं है इनके खिलाफ़, क्योंकि जो एप्लीकेशन देता है उसकी टांगें तोड़ दी जाती है, तो एप्लीकेशन तो किसी ने देनी नहीं थी। इंडिया का जुडिशल सिस्टम के पीछे उनकी सोसाइटी खड़ी हुई है जो मारपीट करके लोगों को भगा देती है। तो जब अली महमूदाबाद का ये केस बना, तो इस पर जो उन्होंने मतलब दफ़ात लगाई वो विजय शाह वाली थी, लेकिन विजय शाह को गिरफ़्तार नहीं किया गया, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और इनको ये कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें, लैपटॉप भी सरेंडर कर दें। पिछले दिनों एक केस हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में आया था लैपटॉप की क्लोनिंग का, केरला में, चूँकि केरला की गवर्नमेंट ने वक़्फ़ बिल को नाफिज करने से इनकार किया और वक़्फ़ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो ख़ुद मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक फ्री बन गई। तो अब ज़रूरी था कि वो सारा कोई डाटा चोरी करते केरला का भी, तो उन्होंने लैपटॉप और लोगों के मोबाइल वगैरह छीन के उनकी क्लोनिंग कर ली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो BR गवाई हैं, उन्होंने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी कि जनाब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सारे कवानीन को बुलडोज कर रही है, उनको तमाम जो एक संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे लॉ, रूल, रेगुलेशन, सबको उसने फारिग कर दिया है ये करके, क्लोनिंग करके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या आप ये नहीं जानते कि इस क्लोनिंग का मतलब क्या है। फिर लोगों ने इसकी तशरीह की कि क्लोनिंग का मतलब क्या है। क्लोनिंग करके वो उसके अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मैग्नीफाई कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने एक जो कुछ मसीही बरादरी के लोगों को अरेस्ट किया कि ये टेररिज्म कर रहे थे और वहाँ पे कम्युनिस्ट इनकलाब लाना चाहते थे, हुकूमत को उल्टाना चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को उल्टाना चाहते थे, उन मुकदमे में मुलविस किया। तो बाद में पता लगा कि उनके जो बाज़ लोग हैं उनके लैपटॉप की इसी तरीके से या तो क्लोनिंग के ज़रिए से या किसी स्पाई सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उनके लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई जो मतलब टेररिज्म की तरफ जाती थी, और उनको इंस्टॉल करके उन्होंने उनको उसी मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जो इंस्टॉल ही उन्होंने किया था। और इसका जो वेस्ट में डिजिटल लैब्स हैं उन्होंने कन्फर्म दिया, तो फिर हुआ। अच्छा, अब इस केस में कुछ भी नहीं था। जो रीनो भाटिया थी वो इंडिया के पार्लियामेंट की मेंबर बनना चाहती हैं, उनको बड़ा शौक़ है, वो अभी बनी तो नहीं है, वो छोटे मोटे इलेक्शन लड़ती रही हैं और बुरे तरीके से हारती भी रही हैं। तो रेनू भाटिया जो है, जब एक हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, उनसे बार बार सवाल हुआ कि बहन मेरी बता तो दे कि वो कौन से 2 जुमले हैं जिससे तकलीफ़ हुई। तो जो आप देख रहे हैं वो प्रीति एक एंकर थी, उन्होंने बार बार कोई 15 बार सवाल किया होगा कि जवाब तो दे दें, 2 जुमले बता दें। उन्होंने कहा मैं पढ़ देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। उन्होंने पढ़ के भी सुना दिया कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब इंडिया का ये है कि वो एक फ़ेक बात पे FIR दर्ज करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाते, उससे पहले वो उन्हीं दफ़ात में उनको अंदर कर देते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और फिर वो ना सिर्फ ज़मानत नहीं देती बल्कि अगर ज़मानत दे दे तो उस पर ऐसी कदगने लगा देती है कि उसको जकड़ देती है कानून के अंदर। अली महमूदाबाद पर भी उन्होंने इस तरह की पाबंदियाँ लगा दी कि उनसे ज़ुबान ही छीन ली। वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अब वो पॉलिटिकल साइंस ही की प्रोफेसरी नहीं कर सकते। मसलन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे, फ़ौज पर भी कोई बात नहीं करेंगे
और ये जो आपके आपने जो कहा है कि ये मुनाफ़क़त है और ये वो, तो इस पर भी कोई बात नहीं करेंगे कि उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था बेचारे महमूदाबाद ने कि एक तरफ तो आप एक फ़ौजी, दो फ़ौजियों को बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको आपने लाए वहाँ पे, सिंह को और एक मुसलमान को जिसको उन्होंने टेस्टों की बहन कहा, तो इनको ला के आपने बड़ा अच्छा किया। लेकिन अगर ये ग्राउंड पर ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं होगी तो ये मुनाफ़क़त है।